हेलो। मिशन मैथ विद बीएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और उसकी प्रश्नावली 3.1 का भी अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले है आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नाम से कंफर्म करते हैं। दो चरों वाले यानी इसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे। तो हमने ले लिया पहला चर x और दूसरा चर y। रेखिक समीकरण, रेखिक का मतलब हो गया जिसमें चरों की घात क्या रहती है? ऐसी समीकरण जिसमें चरों की घात जो है वो बड़ी घात है वो एक रहती है। और समीकरण युग्म होगा। युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो समीकरण एक साथ होंगी। तो ऐसे समीकरण जैसे यहाँ पर मैं दो समीकरण यहाँ पर लिखूं। पहली 2x प्लस 3y बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर जो दोनों समीकरण है उसमें दो चर हैं x और y, उनकी घातें देखेंगे तो एक एक है और दो जोड़े में है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी चीजें होंगी। यहाँ पर तीन चीजें होंगी, एक होगा x होगा, एक y और एक क्या होगा? अचर पद। ठीक है, तो x के साथ में जो होगा उसको हमने a बोल दिया, x का गुणांक। जो y के साथ में उसको b बोल दिया, y का गुणांक। और तीसरा जो अचर पद है उसको हमने c बोल दिया। तो इस तरीके से दो चरों वाली रैखिक समीकरण बनी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब क्योंकि युग्म है यानी ऐसी ही एक और समीकरण होगी, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब क्योंकि ये दो अलग अलग हैं तो यहाँ पर पहले वाले में जो गुणांक है उसको a1 b1 c1 कर लेते हैं और दूसरे में जो है उसको a2 b2 और c2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। कौन सा रूप हो गया? मानक रूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका मानक रूप हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये मानक रूप हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि a1 b1 a2 b2 का मान जो है वो कभी 0 नहीं होता है। अगर ये 0 हो गया तो ये फिर रैखिक समीकरण युग्म रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि a1 और a2 किसके गुणांक है? तो ये x के गुणांक है। ये दोनों जो हैं x के गुणांक है, x के गुणांक है। ठीक है, दोनों समीकरणों में। दूसरा है b1 और b2 ये किसके गुणांक है? y के गुणांक है, y के गुणांक। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं y के साथ में आ रहे हैं b1 और b2। और जो c1 और c2 हैं वो आपका क्या है? अचर पद है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मानक रूप इस तरीके से रखा जाता है जिसमें बराबर में क्या रखते हैं? मानक रूप में 0 रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब इसके हल का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। वैसे समीकरण के हल का मतलब हमको पता ही है कि x माइनस वाई बराबर 1। इसका मतलब x की जगह क्या रखें? 3 रख लिया और y की जगह 2 रख लिया, तो इनको घटा के क्या आ गया? 1 आ गया। यानी x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 2। इसको हम इस समीकरण का क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो समीकरण हैं x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, तो उसमें इस समीकरण युग्म का हल किसे कहेंगे? तो हल का मतलब है x का मान और y का मान। x और y का ऐसा मान ढूंढना पड़ेगा जो पहले समीकरण को भी संतुष्ट करता हो और दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करता हो। एक को संतुष्ट करे और दूसरे को नहीं करे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो x का मान क्या लें? तो यहाँ पर जब मैंने सोचा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान हमको मिल जाता है 4 और y का मान मिलता है 2। ये जो मान है वो दोनों ही समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ठीक है, अगर दोनों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो इसे हम समीकरण युग्म का हल नहीं कहेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। पहली समीकरण है x प्लस वाई, एक्स की जगह 4 रखा और y की जगह 2 रखा तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तो 6 आ रहा है। दूसरी समीकरण है x माइनस वाई, एक्स की जगह 4 रखा और y की जगह 2 रखा तो 2 आना चाहिए। दूसरी समीकरण में सामने बराबर में 2 आना चाहिए, आ रहा है। यानी दोनों समीकरण संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब 4 और 2, इसको हम समीकरण युग्म का हल कहेंगे। समीकरण युग्म का हल बोला जाएगा। ठीक है, तो x और y का वह मान जो दोनों ही रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करता हो उसे रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते
हैं। ठीक है, ये हमने अभी देखा कि हल कहते किसे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इस हल को ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधियां। हल जो x और y हम ऊपर देख रहे थे, वो मान निकालने के लिए विधियां कौन कौन सी हैं, किस किस विधि से हम निकाल सकते हैं। पहली एक होती है ग्राफीय विधि, दूसरी होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी होती है विलोपन विधि और चौथी होती है वज्र गुणन विधि। तो इसमें से जो हमारे सिलेबस में है ज़्यादा, वो है आपके दोनों प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। और ग्राफीय विधि का भी कुछ भाग है, लेकिन ग्राफ का कोई क्वेश्चन आने की संभावना कम लगती है, इसलिए इसको अपन कम ही देखेंगे। ठीक है, और वज्र गुणन विधि जो है वो सिलेबस से हट चुकी है, तो इसको हमको देखना ही नहीं है। तो हमको इन तीन विधियों के बारे में पढ़ना है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी ये दो विधियां रहेंगी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। और ये विधियां क्या करती हैं, तो इन विधियों से हम x और y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली विधि है आपकी ग्राफीय विधि, जो अपनी पहली प्रश्नावली 3.1 है, उसमें ग्राफीय विधि का काम करना है हमको। तो ग्राफीय विधि, जैसे ये आपको समीकरण दे रखी है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। उसके लिए क्या करना है, तो ये अपनी समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 के लिए आपको सारणी बना लेनी है। समीकरण 1 के लिए क्या बना लेनी है, सारणी बना लेनी है, और सारणी में लिख लेना है x और y। तो पहली बार y का मान 0 रख के देखना है। समीकरण 1 में y 0 रखेंगे तो x का मान कितना बचेगा, 6। पहली समीकरण में अब y का मान 0 रख के, x का मान 0 रख के देखेंगे तो y का मान बच रहा है 6। तो ये पहली समीकरण की सारणी हो गई। नीचे हम दूसरी समीकरण की भी सारणी बना लेते हैं, दूसरे समीकरण की सारणी। तो दूसरे समीकरण में देखें तो x का मान y का मान 0 रखा तो x का 2 आया, और दूसरी बार हमने x को 0 रखा तो y का मान 2 आया। तो ये दूसरे समीकरण की सारणी हो गई, ये पहले समीकरण की सारणी हो गई। अब हम ग्राफ में इस तरीके से बीचों बीच जो अपने खंड बने होते हैं, उसमें जो गहरी हरी लाइन है उस पर y एक्सिस ऐसे लाइन बना लेते हैं, इसको y y डैश लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं y अक्ष। और एक आडी लाइन बना लेते हैं बीचों बीच, इसको बोलते हैं x x डैश। ठीक है, तो ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु 0 लिख देते हैं। और एक अब पैमाना ले लेते हैं, पैमाना। तो पैमाना ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। x अक्ष पर भी ये लिया और y अक्ष पर भी ये लिया। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर एक खाने में 1 लिखना है, फिर 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, x डैश की तरफ माइनस होगा। उसी तरीके से y की तरफ प्लस 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, और y डैश की तरफ -1 -2 -3 -4, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब अगर हम पहली सारणी से ग्राफ में बनाएं तो पहली सारणी में क्या कह रहा है, 6 0 6 0, x पर 6 पर जाना है और y पर 0 पर जाना है, यानी कि ये आपका 6 0 वाला बिंदु आ गया, 6,0। दूसरा 0,6 0,6, तो x पर तो 0 रहेगा और यहाँ से y पर कितना चलना है, 6 तक जाना है, तो ये 6 हो गया। इसको पढ़ेंगे x पर 0 y पर 6। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये जो बना, ये क्या बन गई, एक रेखा बन गई। यानी पहली समीकरण से आपकी पहली रेखा बनी, और इसका समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 6। तो अब दूसरी सारणी पे आते हैं, x पर 2 y पर 0। तो x पर 2 देखना है, ये 2 हो गया, हाँ सॉरी, x पर 2 देखना है तो x पर 2 ये हो गया। ठीक है, और ये बिंदु का नाम लिख लेते हैं 0,2। और y पर दूसरे में देखो 0,2, तो y पर 2 देखना है, यानी ये हो गया 0, हाँ ये हो गया 2,0, और वो ऊपर हो गया आपका 0,2। x अक्ष वाला 2,0 और y अक्ष वाला 0,2। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला के बढ़ाएं तो ये आपकी हो गई दूसरी समीकरण, x प्लस वाई बराबर 2। तो दोनों समीकरणों से दो रेखाएं प्राप्त हुई, और इन दोनों रेखाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों रेखाएं कैसी आ रही हैं, समांतर रेखाएं आ रही हैं। कैसी आ रही हैं, समांतर रेखाएं आ रही हैं। तो अब इन समांतर रेखाओं को देख के हल का कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर ये जो दो रेखाएं आती हैं वो अलग अलग तरीके से आ सकती हैं। कैसी आ सकती हैं, प्रतिच्छेदी आ सकती हैं, समांतर आ सकती हैं, या समपाती आ सकती है, वो आगे हम देखेंगे। तो उसके अनुसार हम हल के बारे में बताते हैं। तो पहली चीज आप लोगों को क्या समझ में आ जाना चाहिए, ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हलों के प्रकार और रेखाओं की प्रकृति। तो हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। और ग्राफ बनाकर ये पता करते हैं कि रेखाएं कैसी बनी है। तो अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी वाली बनी है, दोनों रेखाएं कैसी बनी है, प्रतिच्छेदी वाली बनी है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी कि ये एक बिंदु ऐसा होगा, यानी एक x का मान और y का मान ऐसा होगा जो पहले समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। यानी कि इसमें एक हल होगा, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो जो एक हल होता है, इसके कारण इसे अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों रेखाएं समांतर बन जाएं, जैसा कि ऊपर वाले ग्राफ में बनाया भी था। ठीक है। तो अगर दोनों रेखा, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, अगर दोनों समांतर बन जाएं, तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काटती हैं, तो एक भी बिंदु पर नहीं काटती, यानी कि दोनों 0 बिंदु पर काटते हैं। यानी इसमें x का और y का कोई भी मान नहीं मिला। ठीक है, कोई भी मान नहीं मिला जो दोनों के लिए कॉमन हो, या कोई भी बिंदु नहीं मिला जो दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ हो। इसलिए यहाँ पर कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम बोलते हैं कोई हल नहीं। समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं। तीसरा पॉइंट है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं का मतलब है, मान लो कि आप लोगों ने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के बाद में पहली रेखा ऐसे बनी, इसका नाम है L1, और दूसरी रेखा जब बनाई तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर बन गई, इस तरीके से ये बन गई L2। तो L1 और L2 दोनों इसी के ऊपर बन गए, यानी इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर भी प्रतिच्छेद, यहाँ पे भी प्रतिच्छेद, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी x और y के अनंत मान हमको प्राप्त होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनंत हल। क्या बोला जाता है, अनंत हल बोला जाता है। ठीक है। तो ग्राफ में रेखाएं कैसी बनी है, प्रतिच्छेदी बनी है, समांतर बनी है कि समपाती बनी है, उसके आधार पर हलों को 3 भागों में बांट दिया, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अनंत हल। इस तरीके से हम ग्राफ को देखकर हल के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना ग्राफ के हल किस तरीके से निकाल सकते हैं, बिना ग्राफ के हल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये रेखिक समीकरण युग्म है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हलों का प्रकार या रेखाओं की प्रकृति कैसे निकालेंगे। तो सीधा निकालने के लिए हमको गुणांकों को लेना पड़ेगा। गुणांकों में देखो, इसमें गुणांक कौन है, a1, b1 और c1, और दूसरे में कौन, c1, दूसरे में कौन है, a2, b2 और c2। ये किसके गुणांक था, पहला x का गुणांक। ठीक है, ये किसके गुणांक थे, a1 a2 x के गुणांक थे, b1 b2 y के गुणांक थे, c1 c2 अचर पद थे। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इनका अनुपात लेना पड़ेगा, a1 बटा a2 का मान निकालना पड़ेगा, b1 बटा b2 का मान निकालना है, और c1 बटा c2 का मान निकालना है। इनके मान देख करके हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके मान कैसे आए, उसके आधार पे हम इनके हलों का प्रकार और रेखाओं की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर 1 पॉइंट समझ लेते हैं। a1 बटा a2 का मान निकाला, b1 बटा b2 का मान निकाला, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, अगर बराबर नहीं आते हैं तो रेखाएं कैसी बन जाती हैं, दोनों रेखाएं बनती हैं प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं बन जाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। ये याद रख सकते हो आप। a1 a2, ये पहले दोनों a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं आए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा पॉइंट आता है, अगर a1 a2 बराबर आ गया b1 b2, तो चेक करना है c1 c2। तो a1 a2 b1 b2 का अनुपात बराबर आ गया, लेकिन c1 c2 वाले अनुपात के बराबर नहीं आया, c1 c2 वाले अनुपात के बराबर नहीं आया। तो दोनों रेखाएं कैसी कहलाएंगी, समांतर। कैसी कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। यहाँ पे हो गई प्रतिच्छेदी। ठीक है, दूसरे में ये बन गई समांतर। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि पहला a1 बटा a2
बराबर आया B1 बटा B2 बराबर आया C1 बटा C2। अगर ये तीनों ही अनुपात बराबर आ गए तो दोनों रेखाएं कैसी बनेंगी, L1 और L2 दोनों क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हल कैसा होता है, अद्वितीय हल। दूसरा, समांतर होती है तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक भी बिंदु पर नहीं काटती। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसमें देखिए समपाती में तो अनंत बिंदुओं पर काटती है तो हल कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो हम बिना ग्राफ बनाए सिर्फ अनुपातों की तुलना करके, जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, उनकी तुलना करके क्या ज्ञात कर सकते हैं, रेखाओं की प्रकृति और हल के प्रकार के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पर ये पूरी एक सारणी, एक टेबल मैंने बना रखी है जिसमें देख रहे हैं हम A1 बटा B1 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो रेखाएं कैसी बनती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली बनती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो एक बिंदु पर काटती हैं, यानी कि पहली रेखा और दूसरी रेखा। तो ये हल कैसा हो गया, अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा पॉइंट आते हैं A1 A2 A1 A2 A1 A2 बराबर है B1 B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 C2। तो A1 A2 बराबर है B1 B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 C2। तो ये दोनों रेखाएं L1 और L2 कैसी बनती हैं, समांतर रेखाएं बनती हैं। और समांतर रेखाएं यानी कोई हल नहीं, क्यों, क्योंकि कोई किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरी शर्त, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों ही बराबर आ जाएं तो L1 और L2 ये दोनों एक के ऊपर एक बनेंगी, यानी कि समपाती रेखाएं कहेंगे। और हल कितने हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि अगर इन समीकरणों के हल संगत हैं या असंगत है। क्या पूछा जाता है, संगत है या असंगत है, क्या पूछते हैं, संगत या असंगत। तो संगत का और असंगत का मतलब, परिभाषा क्या है, दोनों समीकरणों को संगत तब बोला जाता है जब उन दोनों समीकरणों से x और y का मान प्राप्त हो रहा है। अगर हमें x और y का मान प्राप्त होगा तो हम उसे संगत बोलेंगे, और अगर x और y का मान प्राप्त नहीं हो रहा है यानी दोनों समीकरण असंगत कहलाएंगी। तो यहाँ पर देखा, प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल में कितने हल मिलते हैं हमको, मान कितने मिलते हैं x और y का, एक, दोनों का एक हल मिलता है, यानी ये क्या हो गया, संगत। और अनंत हल में बहुत सारे हल मिल रहे हैं, हल मिला तो बोलेंगे संगत, हल मिला तो बोलेंगे संगत, हल मिला तो बोलेंगे संगत, और कोई हल नहीं मिला तो उसे हम बोलेंगे असंगत। ठीक है, तो ये जो सारणी है इस पे क्वेश्चन आने की पूरे चांस है, इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली आपकी 3.1 जो है उसके सवाल शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है आपका, कि पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समीकरण युग्म नहीं दे रखा है, पहले समीकरण बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लड़के जो हैं वो x हैं, और लड़कियां जो हैं उसको हम y बोल देते हैं। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि कुल 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 में लड़के और लड़कियां मिला के कुल कितने हो गए, 10 हो गए, यानी x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरा कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां y हैं और उसमें से x को घटाएंगे, y ज़्यादा है, लड़कियां ज़्यादा हैं, y ज़्यादा है, उसमें से लड़के घटाएंगे तो अंतर कितने का है, 4 का है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़कियों में से लड़कों की संख्या घटाई, लड़कियां किसको लिया है, y में से x घटाया तो कितना हो गया, 4। तो ये पहली समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण हो गई। अब इसको हल करना है, लड़के और लड़कियों की संख्या मतलब x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए कितनी विधियां हैं हमारे पास में, वैसे 4 हैं, 4 में से एक हट चुकी है, आपके पास 3 बची है। 3 में ये ग्राफीय विधि हमको दे रखी है, लेकिन परीक्षा में इसका प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। फिर भी एक सवाल अपन ग्राफीय विधि से कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले समीकरण 1 की सारणी बना लेंगे,
समीकरण 1 की सारणी बना लेंगे। तो 1 के लिए सारणी क्या बनेगी देख लो। तो 1 के लिए जो सारणी बनेगी, x लिख लो, y लिख लो। समीकरण 1 में y का मान 0 रखो, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ रहा है, देखो 10 आ रहा है। दूसरा, अगर हम x का मान 0 रखेंगे, x की जगह 0 रख लेंगे तो x हटा दो, y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये सारणी बन गई। दूसरा, समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए। ठीक है, वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको सिखाई। y का मान 0 रखो, y को हटा दो तो -x, देखो यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ। y की जगह अगर हम 0 रखें तो -x बराबर 4 आएगा और x बराबर हो जाएगा आपका -4। यानी कि जब आपने y 0 रखा तो x का मान -4 आया, और जब आपने x को 0 रखा, x हटा दो तो y बराबर 4 आया। तो इस तरीके से आपको मान मिल गए। अब इस सारणी से ग्राफ में करना है, तो ग्राफ में बताइए, मैंने कहा इसको एक आड़ी रेखा और क्षैतिज रेखा लेनी है जिसको x अक्ष कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेनी है जिसको हम y अक्ष कहते हैं, और बीच में जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब पैमाना क्या लेना चाहिए, तो इसमें आप पैमाना छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इसमें ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी एक खाने में हम एक ही अंक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1 लिखेंगे तो x अक्ष की तरफ, ये x डैश नहीं है, ये आपका x है, तो x डैश हो गया। अब पहला एक खाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, ये आपका हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे ये 10 है। अब इसी तरीके से y पर देखो, y की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब x डैश की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, अपनी सुविधा के अनुसार सारणी के हिसाब से इसको लिख लेना है। दूसरी तरफ y डैश की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इस तरीके से सबको लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लिखने शुरू करेंगे। तो देखते हैं, पहली सारणी में देखो क्या है, 10 0, पहली सारणी में 10, 0 और दूसरा मान है 0, 10, ये पहली सारणी से ढूंढना है। तो x पर 10 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, देखो रेड मार्क कर रहा हूँ मैं, ये बिंदु हो गया 10, 0 और दूसरा है 0, 10, यानी y पर 10 पे जाना है, तो ये आपका आ गया बिंदु y पर 10 यानी 0, 10। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इसको वापस से कर लेता हूँ, थोड़ी लाइन को सीधा बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली समीकरण बन गई जिसका नाम है x + y बराबर 10। ठीक है, दूसरी समीकरण, दूसरी सारणी, तो दूसरी सारणी में देखो x है -4, y है 0। पहला देखो x -4 y 0, दूसरा बिंदु x 0 y 4। ठीक, तो x -4 लो, x -4 कौन सा, ये रहा, तो ये आपका हो गया -4, 0। दूसरा 0 -4, तो y पर 4 जाना है, तो ये आपका y पर हो गया 4, यानी 4, 0। अब इन दोनों को मिला दो, अगर इन दोनों को मिला दो, अगर इन दोनों को, हाँ इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जा रही है, आप स्केल से अच्छे से इसको मिला सकते हो। तो आपकी दूसरी समीकरण हो गई y - x बराबर 4, इसकी लाइन हो गई, और ये दोनों हम देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये जो प्रतिच्छेद कर रही है वहीं से हमको क्या प्राप्त होता है, हल प्राप्त होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर x अक्ष पर ऐसे लाइन खींचकर आपको देखना है x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है, तो उसको इस तरफ मिलाकर देखना है, तो y का मान कितना है 7 है। तो इस तरीके से इसका मान हो गया 3, 7। तो अब इस ग्राफ को देखकर x का मान 3 मिला और y का मान कितना मिला, 7 मिला। अब चेक करो दोनों समीकरण संतुष्ट हो रही है नहीं हो रही। पहला क्या कह रहा है कि x और y को जोड़ के 10 आना चाहिए, तो 3 और 7 को जोड़ के 10 आ रहा है, और y में से x को घटाएंगे तो 4 होना चाहिए, तो 7 में से 3 घटाया तो 4 भी हो रहा है, यानी ये अपना उत्तर हो गया, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7।
इस तरीके से ग्राफ बनाकर हम हल कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ के क्वेश्चन आने के अपने आरबीएससी बोर्ड में चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ग्राफ आप लोग बनाना, मैं आपको समीकरण बना के बता रहा हूँ। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल, एक कितने की मिलती नहीं पता, ठीक है, और 5 पेंसिल और 7 कलम मिला करके 50 रुपये होते हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों को मूल्य को मिलाकर 46 होते हैं। एक पेंसिल का मूल्य पता करना है। तो सबसे पहले माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्रमशः x व y रुपये है। दोनों का जो मूल्य है वो क्रमशः x रुपये तथा y रुपये है। ठीक है, अब बताओ 7 पेंसिल कितनी, 5 पेंसिल प्लस 7 कलमें को मिलाकर कितने रुपये होते हैं, 50 रुपये होते हैं। एक अगर x की है तो 5 हो गई 5x, प्लस एक अगर आपकी y रुपये, कलम कितने की है y की, तो 7 हो गई 7y, तो बराबर में कितना हो गया 50। ये समीकरण 1 हो गई। इसी तरीके से हम समीकरण 2 बना सकते हैं। क्या है आपका, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम बराबर कितने रुपये, 46 रुपये हुए। यानी एक पेंसिल का x है तो 7 का 7x हो गया, एक कलम का y है तो 5 का 5y हो गया, बराबर 46। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसका मूल्य निकालना है तो आपके पास कितनी विधियां हैं, वही 3 विधियां, या तो ग्राफ से करो, या आप किससे कर सकते हो, प्रतिस्थापन से कर सकते हो, जो अभी हमने पढ़ी नहीं है पढ़ेंगे। और तीसरा हम इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको ग्राफ नहीं बोला है तो ग्राफ वाली विधि नहीं लगानी है, ठीक है, बाकी प्रतिस्थापन और विलोपन से हम हल कर लेंगे। हाँ, इसका एक क्वेश्चन आता है कि इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। तो हमने ये जो 2 समीकरण बनाई हैं, इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप। ठीक है, तो बढ़ते हैं, समझ में आ गई होगी बात। अगर आप इसको ग्राफ से करना चाहें तो कर लेना है, बाकी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर में आने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखें, यहाँ पर आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 के अनुपातों की तुलना कर, पहले अनुपात निकालना और उनकी तुलना कर निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, a1 और a2 ढूंढना है, फिर b1 और b2 ढूंढना है, और c1 और c2 ढूंढना है। तो a1 कौन है, पहली समीकरण ये रही, ये दूसरी समीकरण। a1 जो 1 1 वाले हैं वो सब पहली समीकरण से। तो a1 का मतलब हो गया पहली समीकरण में x का गुणांक, a2 का हो गया दूसरी समीकरण में x का गुणांक कौन है, 7 है। दूसरा b1 b2, पहले समीकरण में x का गुणांक -4, दूसरे समीकरण में y का गुणांक, ठीक है, b1 b2 y का गुणांक, ठीक है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक 6। c1 c2 अचर पद, पहली समीकरण में 8, दूसरी समीकरण में -9। अब हमको इनके तीनों के अनुपात निकाल लेने, यानी a1/a2 निकाल लेना है, b1/b2 निकाल लेना है, और c1/c2 निकाल लेना है। ठीक है, तो इन तीनों के मान हमको निकाल लेने हैं। a1 कितना है, 5/7 आया, b1/b2 देखा तो -4/6 आया, और c1/c2 देखा तो 8/-9 आया। ये कट भी रहा है, काट दो तो ये आ गया -2/3 आया। ठीक, अब इन तीनों मानों को देखना है और फिर जवाब देना है। तो सबसे पहले लिखना है a1/a2 को देखो और b1/b2 को देखो। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर काम खत्म, वहीं पे क्या, वहां पे काम खत्म हो गया है। और क्या बताओगे, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, जो कि हमने ऊपर सारणी में डिस्कस की थी कि अगर पहले दोनों बराबर नहीं आए तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। पहले दोनों a1 a2 b1 b2 बराबर आए लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं आए तो बोल देंगे समांतर, और अगर तीनों ही बराबर आए तो बोल देंगे समपाती। चलिए देखते हैं, a1/a2 का मान कितना है, 5/7, और ये है 2/3 लेकिन माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, इसका मतलब कैसी रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, प्रतिच्छेदी रेखाएं इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगर हल के बारे में पूछता तो हम बता सकते थे कौन सा हल है इसमें,
अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। कितने हल है यूं पूछे तो एक हल। कितने हल है? एक हल। संगत है या असंगत है पूछे तो हम बता सकते हैं संगत है। हल मिला तो क्या है? संगत है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। a1 बटा a2 निकालते हैं। अब डायरेक्टली देखेंगे x के जो साथ में है वो a1 है और दूसरा जो x के साथ में है वो a2 है, तो 9/18 हो गया। 9/18 काटा, कैंसिल किया तो 9 के पहाड़े में 1/2 हो गया। फिर हम निकाल लेंगे b1 बटा b2। बताइए x y किस गुणांक और y का गुणांक, तो 3 और 6, 3/6 कैंसिल किया तो ये 1/2 आ गया। फिर हमने निकाला c1 बटा c2 कितना है 12/24, तो 12/24 लिखा, काटा 12 के पहाड़े में 1 बार 2 बार। तो यहाँ पर इन तीनों को देखा तो क्या पता चला a1 बटा a2 बराबर आया b1 बटा b2 बराबर आया c1 बटा c2। और जब ये तीनों बराबर होते हैं अतः रेखाएं कैसी होंगी? समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हो गई? समपाती रेखाएं। हाँ, अगर हल के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं अनंत हल। और अनंत हल है इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? संगत। वो तीनों चीजें साथ में हम समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें भी वही क्या करना है आपको, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखाएं समांतर है समपाती क्या है। ठीक है, तो a1 बटा a2 निकाला, 6/2 आया, 6/2 काटा तो 3/1 आया। फिर हमने b1 बटा b2 निकाला, तो b1 y का गुणांक कौन है? -3 बटा y का गुणांक कौन है? यहाँ पर y अकेला है तो उसका गुणांक हो गया 1 और आगे माइनस है तो -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आया 3/1। और तीसरा निकालते हैं c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 है आपका 10/9। अब 10/9 तो कट नहीं रहा है तो ये आया। अब इन तीनों को ध्यान से देखो, तो a1 बटा a2 बराबर आया है b1 बटा b2, देखो 3/1 3/1, लेकिन बराबर नहीं आया है c1 बटा c2। यानी कि अगर ये इस तरीके से हो तो हम बोलते हैं क्या? अतः रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखा ए। ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाएं हैं तो हल कैसा होता है? कोई हल, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं यानी कि, कोई हल नहीं यानी कि संगत हुई या असंगत हुई, तो हम क्या करेंगे बताइए? तो ये हो गई आपकी असंगत। कैसी हो गई? असंगत हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ये हमको पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 समीकरण दे रखी है। पहली है 3x + 2y बराबर 5 और दूसरी दे रखी है 2x - 3y बराबर 7। लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब है पहले x तो 3x लिख दिया, फिर y तो 2y लिख दिया। लेकिन जो अचर पद है वो RHS में आ रहा है तो उसको पहले LHS में लाओ। 5 को पक्षांतरण करके इस तरफ लाए तो -5 हो जाएगा और बराबर में क्या बचा? 0। बराबर में 0 ही बचना चाहिए। ठीक है, मानक रूप में। फिर देखो 2x - 3y, 7 को पक्षांतरण करके उधर ले गए तो -7 हो गया बराबर 0। तो ये अपनी पहली समीकरण, ये अपनी दूसरी समीकरण। अब अनुपातों की तुलना करनी है तो सबसे पहला अनुपात देखेंगे a1 बटा a2। ठीक है, a1 बटा a2 कितना है? 3/2 है। फिर दूसरा अनुपात देखेंगे b1 बटा b2, तो y का गुणांक कौन है? 2, दूसरे में y का गुणांक है -3 तो 2/-3। और तीसरा c1 बटा c2 को देखेंगे तो क्या है आपका? -5/-7, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका हो गया 5/7। इन तीनों को देखकर हमें क्या पता चल रहा है बताओ? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो a1 बटा a2 है 3/2 और b1 बटा b2 है आपका 2/-3, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। ये प्लस का ही माइनस का बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी रेखाएं थी? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी हैं तो हल होता है या नहीं होता? कितने हल होते हैं? तो अद्वितीय हल, एक हल होता है। और हल होता है, इन सबको देखकर हम क्या बोलेंगे? संगत है। क्या है? संगत है। हल मिला, एक हल मिला तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? संगत है। तो जो समीकरण युग्म हमें दे रखी है वो क्या हो गई? संगत हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो पहले इस समीकरण को भी मानक रूप में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2x - 3y
8 को इस तरफ ले गए तो माइनस का 8 बराबर 0। दूसरे समीकरण में भी ऐसा ही करेंगे, 4x माइनस 6y, 9 को पक्षांतरण किया तो ये आपका इस तरीके से हो गया, 9 माइनस 9 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। अब a1 बटा a2 निकाला, 2 बटा 4 काटा तो आया 1 बटा 2। ठीक है, b1 बटा b2 निकाला, y के गुणांक -3। दूसरी समीकरण में y का गुणांक -6 बराबर माइनस माइनस प्लस, 3 के पारे 6 को काटा तो 1 बटा 2। फिर हम देख लेते हैं c1 बटा c2। c1 कौन है तो यहाँ पर देखना है, -8 और -9, तो -8 बटा -9 यानी यह आया 8 बटा 9। तो इस पूरे को देखकर बताओ क्या दिख रहा है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। ये देखो 1 बटा 2 और 1 बटा 2, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। देखो c1 c2 कितना आया है, 8 बटा 9। ये दोनों तो बराबर आए लेकिन इसके बराबर नहीं आया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि रेखाएं कैसी हैं, अतः समांतर रेखाएं। लेकिन हमको समांतर रेखाओं के बारे में नहीं पूछा, हमको पूछा है संगत है या असंगत है। लेकिन समांतर रेखाओं में हल कौन सा होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो क्या बोलेंगे, असंगत। यही तो मैंने परिभाषा बताई, संगत का मतलब है, संगत हम तब बोलते हैं जब हल प्राप्त हो, हल प्राप्त हो। और असंगत हम तब बोलेंगे, असंगत हम तब बोलेंगे जब हल प्राप्त ना हो, प्राप्त न हो। तो आपको ये देखना है हल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अद्वितीय हल है तो हल मिला, अनंत हल है तो हल मिला, तो वहां पे संगत बोलेंगे। और जहां कोई हल नहीं है वहां पे आप असंगत बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो 3 बटा 2 x प्लस 5 बटा 3 y, 7 को इस तरफ लिया तो -7 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर बटे में 3 2 है और 3 है, तो अगर बटे में 2 है और 3 है, दोनों में किसका भाग जाता है, 6। ठीक है, दोनों किस में भाग लगा सकते हैं, दोनों का 6 में भाग लगा सकते हैं। तो पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर दो। ठीक है, तो अगर हम 6 में पूरी, पहले 3 बटा 2 में 6 का कर दिया, फिर दूसरा 5 बटा 3 y में भी 6 का गुणा कर दिया, और फिर 7 में भी 6 का गुणा कर दिया, तो ये समीकरण थोड़ी अच्छी दिखने लग जाएगी। 2 के पहाड़े में 6 कट गया 3 बार, 3 तिया 9x हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 6 कट गया 2 बार, तो ये आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा 10y, और 7 छंग 42 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपकी पहली समीकरण बनी। और दूसरी समीकरण 9x माइनस 10y और 14 को, 14 जो है उसका पक्षांतरण कर दिया तो माइनस का 14 बराबर हो गया 0। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर इन दोनों को वही a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। a1 बटा a2 देखें तो दोनों में 9 है, तो ये हो गया आपका 9 बटा 9, कैंसिल किया तो 1 बटा 1। b1 बटा b2 का मान निकालेंगे, तो ये हो गया आपका 10 बटा -10, तो इसमें क्या आ रहा है, 1 बटा -1। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। क्यों, दोनों बराबर नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो कैसी थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल एक हल होता है। और हल होता है इसलिए हम इसको असंगत नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम संगत हैं। तो समीकरणें कैसी हैं, संगत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संगत और असंगत का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से वही संगत और असंगत का क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा स्पीड से करते हैं इसको। तो 3y 11 को इस तरफ लिया, -11 हो गया। ठीक है, पक्षांतरण कर दिया। दूसरे समीकरण को भी जमा लिया, -10x प्लस 6y, और 22 का पक्षांतरण इधर किया तो +22 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या करोगे, a1 बटा a2 निकालोगे। a1 कौन है, 5 बटा -10। दूसरा b1 बटा b2 निकालोगे। b1 कौन है आपका, देखो यहाँ पर y का गुणांक -3 बटा y का गुणांक दूसरा कौन सा है, 6। अगर इसको कैंसिल करें तो ये आएगा माइनस का 1/2। अगर इसको भी कैंसिल करें तो माइनस का 1/2। तो अगला क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा c1 बटा c2। c1 यहाँ पर कौन है, -11 बटा c2 कौन है, +22। ठीक है, -11 +22, तो ये भी कैंसिल हुआ और ये आ गया आपका 1/2। यानी हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तीनों ही बराबर है।
अतः संगत हुई या असंगत हुई, तो ये क्या कौन सी कैसी रेखाएं बनती है इसमें, समपाती। समपाती मतलब अनंत हल, और अनंत हल हल मिले तो क्या बोलते हैं, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, और बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि निम्न समीकरण युग्म के युग्म संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहली समीकरण को चेक करते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरे को बना देते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। पहले इसको दोनों को किस में बदल दिया, मानक रूप में बदल दिया। किस में बदल दिया, मानक रूप में उसको बदल दिया। मानक रूप याद दिलाते हैं आपको, मानक रूप क्या था, ax फिर by फिर c और बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, अब इसको तुलना करेंगे a1 बटा a2। a1 कितना है, पहली समीकरण में x का गुणांक 1 है और दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है, तो 1 बटा 2। b1 बटा b2, तो y पहली समीकरण में y का गुणांक 1 है और दूसरी समीकरण में y का गुणांक 2 है। और c1 बटा c2, पहली समीकरण में है आपका -5 ये वाला, और अचर पद, और दूसरी समीकरण में अचर पद है -10। काटोगे तो ये आपका आएगा 1 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी बनती है, तो रेखाएं जब ग्राफ बनाते हैं उसका, तो दोनों रेखाएं कैसी बनती हैं, समांतर बनती हैं। और जब समांतर बनती हैं तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, और अगर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो हम बोलेंगे कोई हल नहीं। और कोई भी हल नहीं है तो क्या हुई, असंगत। कैसी हो गई, असंगत हो गई। ठीक है, तो असंगत है तो इसको हल करने की, ग्राफ बना के हल करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी संगत असंगत चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये पहली समीकरण हो गई। क्यों, 8 का पक्षांतरण कर लिया। फिर दूसरे में 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 2। तो दोनों में हमको संगत और असंगत चेक करना है, तो हमने इस तरीके से पहले इसको जमा लिया। ठीक है, अब a1 बटा a2 को चेक करेंगे। 1 बटा 3, क्यों आया 1 बटा 3, x का गुणांक 1 और x का गुणांक 3। दूसरा देखो b1 बटा b2, b1 देखो y का गुणांक -1 और दूसरे में y का गुणांक -3, यानी कैंसिल किया तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1 बटा 3। c1 बटा c2 को चेक करो, यहाँ पर है अचर पद -8 बटा माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस, तो 8 बटा 16 का कैंसिल किया एक बार, और नीचे 16 को कितनी बार, 2 बार। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आया, यानी तीनों बराबर आ गए। यानी संगत हुई या असंगत हुई, तो ये हुई संगत है। क्यों संगत है, फिर वही बात कि जब ये तीनों बराबर होते हैं तो तीनों बराबर होते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो आपकी रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं आपकी होती हैं समपाती। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो और समपाती रेखाओं में क्या होता है आपका कि ये बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, और बहुत सारे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और अनंत हल हैं तो हल हैं, इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं, संगत बोल देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको मैं आपको HW में होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं सेल्फ सॉल्व करें। ठीक है, और ग्राफी विधि से हल आप लोग खुद करें अगर, लेकिन मेरे हिसाब से आपके RBSC में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसको भी आपको सेल्फ करना है। चलिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि यदि निम्न समीकरण में कोई हल नहीं है, ये जो दो समीकरण आपको दे रखे हैं इसमें क्या है आपका, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है पहले से दिया हुआ है। ठीक है, कोई हल नहीं है, ये जो समीकरण युग्म है उसमें कोई हल नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये, कोई हल नहीं है ये दे रखा है और कोई हल नहीं है, उसमें क्या शर्त होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता c1 बटा c2। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए a2 3 बटा k बराबर b1 बटा b2 k बटा 3। ठीक है, वज्र गुणा अगर हम कर लें तो k का गुणा k से किया k स्क्वायर हो गया, और 3 का गुणा 3 से किया 9 हो गया।
ठीक है। तो के स्क्वायर का मान हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी कि प्लस माइनस 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई हल नहीं है, उसकी जगह कुछ और भी दे सकता है, जैसे अद्वितीय हल है या समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरीके से अपन ये इस्तेमाल करके हम के का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार और वापस से रिपीट कर लेता हूँ। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2। ठीक है, a1 कितना है 3 बटा k। ठीक है, a1 बटा a2 3 बटा k बराबर b1 बटा b2। b1 कितना है k, b1 कितना है k बटा b2 कितना है 3। वज्र गुणा किया, k का k स्क्वायर हो गया, 3 का 9 हो गया, k स्क्वायर हटाया प्लस माइनस रूट 9, यानी k का मान हो गया प्लस माइनस 3। ठीक है, k का मान हो गया प्लस माइनस 3। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 3.1 के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारे अपन ने कवर किए। इसका बेसिक कवर किया, 1 नंबर के छोटे प्रश्न कवर किए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।